हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सीडीपी की वीडियो में नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास। अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या है, वही संज्ञान चल पहले इसी को जान लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जैसे और ये किसने दिया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में, किस जीन पियाजे ने। ठीक है ना, तो पहले चलो संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं। संज्ञानात्मक संज्ञान क्या है? संज्ञान संज्ञान का मतलब क्या है? संज्ञान का मतलब है जानना, किसी भी चीज को जानना, समझना या उसको पहचानना। ठीक है ना, जानना होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें परिपक्वता आती है, वो तो चीज़ों को समझने और जानने लग जाते हैं, तो उनमें वो जानने की क्षमता बढ़ती है, इनकी उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, जानना। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास में भाषा भी शामिल होती है, भाषा का विकास भी होता है। जैसे जब सोशल डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर हमारा मोरल डेवलपमेंट भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम सामाजिक होते हैं तो हम लोगों से नैतिक तौर पे भी अच्छे से बिहेव करना सीख जाते हैं, या वही हमारा नैतिक विकास भी अच्छा होता है। उसी तरह से संज्ञानात्मक विकास हमारा बौद्धिक विकास है, जैसे कि मानसिक विकास है। ठीक है ना, इसमें स्टार्टिंग तो बच्चे से ही होती है। जैसे बच्चा छोटा तो वही तो धीरे धीरे सीखता है ना, तो जिसमें बच्चा क्या करता है, तर्क करने की मानसिक विकास है। इसमें बच्चा तर्क करना अच्छे से, मानसिक विकास है इसमें, तर्क करना, चिंतन, इस पूछता है ये क्यों हो रहा है, किसी चीज के बारे में सोचता है। ठीक है ना, कोई समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान आ जाता है इसमें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब चीजें इसमें शामिल है। बल्कि इस तरह से अगर आप बच्चे के सामने कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना, वो मतलब कि सोचना विचारना अपने लेवल पर, जितनी उसकी मेंटल एबिलिटीज होती है उस टाइम, उसने जितना उसके दिमाग, जितना उसने जानना है किसी चीज को, ठीक है ना, अपने एनवायरनमेंट को जानना है, उसके हिसाब से ही वो ये सब करना सीखता है, समस्याओं का समाधान, तर्क और तर्क करना, चिंतन करना। अब ना वो मान के चलो बच्चे के सामने उसके घर परिवार में जैसे जैसे कंडीशंस आई हैं, जैसे जैसे उसने अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट किया है, वो उसी के हिसाब से समस्याओं का समाधान करना, सोचना विचारना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और बाहर निकलता है, एनवायरनमेंट में और जाता है, तो क्या होता है, वो और ज़्यादा इंटरेक्ट करना सीख जाता है। तो इससे क्या होता है, उसकी मानसिक एबिलिटी, जो उसकी दिमागी क्षमता है, मेंटल एबिलिटीज है, वो बढ़ती हैं, और उसका मतलब कि मानसिक विकास होता है। ठीक है ना, तो मानसिक विकास ही बौद्धिक विकास को एक संज्ञानात्मक विकास कहा गया। संज्ञान मतलब जानना, वो जब किसी किसी चीज को जानना शुरू कर देता है, अपने आसपास के वातावरण को, लोगों को, चीजों को, वस्तुओं को, तो उनके बारे में सोचना शुरू करता है, क्योंकि पैदा होता है तब उसे किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तभी तो वो इन सब चीजों के बारे में जानता है, और जब वो ये सब चीजें जानना शुरू कर देता है तो वो उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है ना, चिंतन करता है, कोई समस्या आती है उसको सुलझाना शुरू करता है। तो इस तरह से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है। फिर हर स्टेजेस में अलग अलग होता है। जीन प्याजे ने ये बताया कि वो हर स्टेज में अलग होता है। अब जीन प्याजे कौन थे भाई? अब हम जीन प्याजे की बात कर लेते हैं। जीन प्याजे, ये तो सिर्फ संज्ञानात्मक विकास था, और इसमें ज्यादा जो मेन नाम है वो जीन प्याजे का ही आता है। अब जीन प्याजे ने क्या किया था, जीन प्याजे ने बच्चों को बोलते कि उन्होंने बच्चों पर स्टडी की है जीन प्याजे ने। ठीक है ना, जीन प्याजे खुद को एक मतलब कि प्राणी जैसे जीन प्याजे थे। अब जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, स्विस वैज्ञानिक थे वो एक। ठीक है ना, और उनका ना बच्चों के व्यवहार में बहुत, जैसे कि बच्चों में किस तरह से मानसिक विकास हो रहा है, बच्चों के व्यवहार पर उन्होंने काफी रिसर्च की थी। ठीक है ना, बच्चों के व्यवहार पर, बच्चों पर बारीक अध्ययन किया उन्होंने, बारीकी से। ये उनमें गुण था, उन्होंने बहुत ही बारीकी से बच्चों के व्यवहार में बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया। अब अध्ययन का मतलब ये देखा कि किस किस उम्र में बच्चे में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, वो किस किस तरह से किन किन चीज़ों को, कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, या वो क्या नया सीखते जा रहे हैं। ठीक है ना, बच्चों में मतलब कि बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है, उन्होंने ये देखा कि कोई पैटर्न है, या कैसे बच्चा बुद्धि, मतलब कि बच्चा जो पैदा होता है तब उसके पास कितना कितनी नॉलेज होती है, और
और उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें, जैसे हम इंसान बड़े हो जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कितने चेंज, हम कितना कुछ सीख जाते हैं। तो वो ये देख रहा था कि अचानक से कहीं से आता है, वो धीरे धीरे कैसे किस उम्र में कितना क्या सीखता है। और ये उन्होंने अपने ही बच्चों पर, मतलब कि उन्होंने अपने ही बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जो उनके अपने खुद के बच्चे थे ना, उनको बड़े होते हुए देखा और उनमें सीखा उन्होंने अपने खुद के बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया था। किसने? जीन प्याजे ने। ठीक है। उन्होंने बच्चों को, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तब से लेकर बड़े होने तक कैसे कैसे बच्चों में विकास हो रहा है, ये जीन प्याजे ने खुद के ही बच्चों, सॉरी जीन गलत लिख दिया मैंने, खुद के बच्चों को ही, बच्चों पर बारीकी से अध्ययन किया, जैसे बुद्धि का विकास कैसे होता है, अपने खुद के बच्चों को ही अपनी खोज, मतलब कि खुद के बच्चों को ही अपनी खोज का विषय बनाया, खुद ही उन पर ये देखा कि कैसे कैसे बच्चों में विकास हो रहा है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं भाई। अब इसमें जो है, जीन प्याजे ने, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नन्हे वैज्ञानिक किन्हें कहा है? बच्चों को कहा है। जीन प्याजे ने नन्हे वैज्ञानिक कहा है बच्चों को, बच्चों को कहा कि बच्चे जो है वो खोजबीन में लगे रहते हैं, तो वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माता हैं, सक्रिय ज्ञान के, सक्रिय ज्ञान की, वो सीखते हैं खुद कर करके। जैसे कोई खिलौना दे दिया तो क्या करते हैं, खिलौने को तोड़ खोल के देखें कैसे बनता है, कैसे इसमें से आवाज आती है, तो कैसे क्या काम हो रहा है उनमें, कब क्यों कैसे भाई क्यों हो रहा है, कब हुआ कैसे, इस तरह के क्वेश्चन उनमें होते हैं। तो बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। ये किसने कहा है? जीन प्याजे ने। प्याजे ने ये कहा है कि बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक ना। अब इसमें उन्होंने, जीन प्याजे ने ये कोई काफी पॉइंट्स दिए हुए हैं सोचने में, मतलब कि वो कहते थे कि बहुत से बच्चे की जो बुद्धि है वो काफी संपत्तियों का निर्माण करती है। अब कैसे कैसे बच्चे, जैसे कि अब इसमें जीन प्याजे ने जो संपत्ति दी, कॉन्सेप्ट दी, उसमें पहला पॉइंट आ जाता है, जो इन्होंने स्टेजेस बताई है वो तो बाद में है, इससे पहले कुछ जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें पहला है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, हम इनको पढ़ भी लेते, समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, कुछ मतलब कि जब हम, हमारे सोचने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है ना बच्चे की, तो उसकी जो संरचनाएं होती है वो कुछ व्यवस्थित होती है, संगठित होती है, उसमें एक संगठन होता है। लेकिन वो सब धीरे धीरे ये समझ जाता है बच्चा कि कैसे कैसे, समझ जाता है धीरे धीरे, धीरे धीरे ये समझ जाता है कि कैसे कैसे काम होगा। बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है कि पहले क्या बाद में क्या, जैसे काम कैसे होगी, काम किस तरह से होगा, एक ऑर्गेनाइज हो जाता है उसके माइंड के अंदर कि हाँ पहले ये होगा फिर ये होगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके अंदर बन जाता है। ये संगठन, उसमें बच्चे में संगठन तो जन्मजात ही होता है, समझ लीजिए आप। वो शो नहीं करता स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे वो सब आके दिखाई देने लग जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के अंदर दो पॉइंट, अब आ जाता है एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन क्या है भाई? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या होता है? प्याजे के अकॉर्डिंग, प्याजे जो कहता है, प्याजे कहता है कि बच्चा जो है वो अपने आप को वातावरण के साथ, वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है, वातावरण के साथ ढाल लेता है खुद को। ठीक है ना। ये एडेप्टेशन है। बच्चा जो कहता है कि बच्चा जो है वो अनुकूल वातावरण के साथ खुद को ढाल लेता है। और इसी में दो पॉइंट्स और आ जाते हैं अनुकूलन में ही। एक होता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है? आत्मसातीकरण का मतलब आ जाता है कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना। जो पहले से नॉलेज है ना पूर्व ज्ञान में,
नए ज्ञान को जोड़ना, नए को जोड़ना। आपको पहले से जो बच्चे को समझ होती है उसमें नए को ऐड कर लेना। अब आप मान लीजिए बच्चे के घर में एक डॉगी है, छोटा बच्चा है, अभी वो ज़्यादा बाहर घूमने फिरने तो लगा नहीं है, ठीक है ना, वो घर के अंदर रहता है, थोड़ा बहुत जैसे कि अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है। वो देखता है कि एक छोटा कुत्ता है, कुत्ते के तो 4 पैर हैं, पूंछ है, ठीक है ना, 2 कान है, और उसका रंग काला है, तो उसके दिमाग में ये बन गया कि ये ऐसा डॉगी होता है। पर जैसे वो घर से बाहर जाता है या अचानक से कोई और कुत्ता आ जाता है और उसका रंग सफेद गोरा है, ठीक है ना, तो वो ये देखता है कि हमारे घर में जो डॉगी था वो तो काला था, अब ये तो भाई है तो वही 4 पैर इसके भी, वही 4 पैर है, वही पूंछ है, वही 2 कान है इसके भी, पर क्या ये अलग रंग का डॉगी है भाई। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया, पहले से उसके जो पास जो ज्ञान था कि भाई कुत्ते के 4 पैर पूंछ होती है, पर अब ये और ऐड हो गया कि कुत्ता काला ही नहीं, गोरे और सफेद और बहुत से रंगों का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहले वाले ज्ञान में कुछ नए को ऐड कर देना। और अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, आत्म सातीकरण के बाद आ जाता है समायोजन। समायोजन, अब समायोजन को बोलते हैं एकोमेंडेशन। एकोमेंडेशन में क्या आ जाएगा, एकोमेंडेशन के अंदर आ जाएगा आपका कि नए ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान को परिवर्तित करके नए ज्ञान को भी उसके साथ, जैसे कि पुराना ज्ञान है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके उसके साथ तालमेल बैठाना, ठीक है ना। एकोमेंडेशन में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन और नए ज्ञान के साथ तालमेल बैठाना, ठीक है ना, तालमेल। अब ये कैसे होगा भाई, इसमें तो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को ऐड कर लिया था, अब इसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना ही पड़ जाएगा। जैसे बच्चा है, अब उसने ये देखा, अब उसने कुत्ते को देखा था, 4 पैर, पूंछ, 2 कान, अब बिल्ली भी आ गई, मान लो उसने बिल्ली को देख लिया, बिल्ली के भी 4 पैर, वही पूंछ, कान है, बट भाई वो अलग स्ट्रक्चर है, दिखने में वो अलग है, तो उसको ये समझ में आ गया कि 4 पैर पूंछ जो होते हैं वो बिल्ली के, कुत्ते के ही नहीं, बिल्ली के भी होते हैं, गाय के भी होते हैं, और जानवरों के भी होते हैं, पर उनका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो अलग होता है, ठीक है ना, वो अलग तरह से दिखते हैं। तो वो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया उसने, ठीक है ना। अब जैसे हम मान लेते हैं एक बच्चा, वो छोटा सा टेडी बियर है उसके पास, वो एक छोटे से टेडी के साथ खेलता है, ठीक है ना, पर वो क्या करता है, उसको हाथ में लेके घुमाता है, चूस, कभी उसके हाथों मुंह में डाल के चूसना शुरू कर देता है, इस तरह से खेल रहा है छोटा बच्चा, उसे ये पता है कि ये खिलौना गोद में लेके खेलने का और मुंह में डाल के चूसने का है, ठीक है, उसकी नॉलेज में ये बैठा है उस खिलौने के बारे में। पर अब क्या होता है, अब उसके फैमिली वाले उसको एक बड़ा टेडी ला देते हैं, ठीक है ना, एक बड़ा टेडी उस बच्चे की हाइट से भी बड़ा, तो वो क्या देखता है कि भाई अब इसके साथ में कैसे खेलूं, अब उसका जो पहले का ज्ञान था वो तो वही फेल हो जाता है उसके सामने, ये तो इतना बड़ा टेडी है, इसके साथ में कैसे खेलूं अब। तो वो क्या करेगा, उसको गोद में नहीं उठा सकता, ना उसको मुंह में डाल के चूस सकता है, अब उसको बैठे बैठे ऐसे धक्के मारेगा, उसको हिलाए डुलाएगा, खेलेगा। तो क्या हुआ, पूर्व ज्ञान के परिवर्तन करके उसने उसमें नए ज्ञान के साथ तालमेल बना लिया है। समझ में आया आपको। तो चलिए ये आपका हो गया समायोजन अनुकूलन। ये टर्म्स जो हैं, ये अनुकूलन है, समायोजन है, जो ये टर्म्स बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि एडेप्टेशन में क्या होता है भाई, पूर्व तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बच्चा अपने आप को वातावरण में ढाल लेता है। आत्म इसमें एसिमिलेशन में पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड कर दिया जाता है, समायोजन में पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ तालमेल बनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, समायोजन हो गया, उसके बाद इक्विलिब्रेशन होता है। इक्विलिब्रेशन जो होता है वो होता है अनु उसमें समायोजन में और आत्म सातीकरण में दोनों में ही बैलेंस बनाना होता है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है ना। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इन दोनों में ही बैलेंस बनाना होता है, जो संतुलन है। इन टर्म्स ये जो है ये पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए तो बताई जा रही है। संतुलन, जैसे EQUI, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब जो आपका आत्म सातीकरण और समायोजन, आत्म सातीकरण और समायोजन में संतुलन, संतुलन बनाना होता है, संतुलन बस। समायोजन, आत्म सातीकरण और समायोजन में संतुलन बनाना ही
ये है बैलेंस बनाना ही, मतलब कि इनका आपस में बैलेंस बनाना ही, ठीक है ना, मध्य संतुलन स्थापित करना ही। अब उसके बाद में आ जाते हैं एक टर्म का नाम है स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा, तो स्कीमा क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि स्कीमास क्या होते हैं। जो बच्चा मतलब कि धीरे धीरे किसी चीजों को देख के सीखता है, जो उनके बारे में महसूस करता है, अनुभव करता है, और अपने अंदर जो अपना ज्ञान अर्जित कर लेता है अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो ज्ञान अर्जित करता है ना, ज्ञान अंदर अपने अंदर अर्जित करता है, वो ही स्कीमाज है, स्किल्स लाइक, ठीक है ना, तो वो ही क्या है, स्कीमा है, ठीक है। चलिए, अब ये भी हो गए स्कीमास भी, संतुलन भी। अब हम आगे जो ये आई थिंक सभी पॉइंट्स हो गए होंगे इसमें जो दे रखे थे। अब हम अपने स्टेजेस पे चलते हैं भाई। हाँ जी, हो गए हैं सारे पॉइंट्स। अब हम अपनी स्टेजेस पे चलते हैं। अब जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेज दी हैं। क्या दी हैं? जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। बच्चा जो है छोटा होकर बड़ा होता है, जैसे मानसिक विकास बच्चे में 4 स्टेजेस में होता है। जो संज्ञानात्मक विकास है वो पियाजे के अकॉर्डिंग 4 स्टेज में होता है। जीन पियाजे जीन पियाजे ने 4 स्टेजें दी हैं। बच्चे में मानसिक विकास 4 स्टेज के अंदर हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं इसकी पहली स्टेज। पहली स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी परक। संवेदी गामा क्या है? संवेदी परक अवस्था या इंद्रिय जनित कामुक अवस्था। तो इसको देख लेते हैं, इंद्रिय जनित कामुक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। स्टेज में मैंने लिखा है, स्पेस का मैं आप समझ जाना। ये पहली है। अब इसमें क्या है, जैसे बच्चों का सेंसेस का नाम आ गया, सेंसेस या इंद्रिय, जो हमारी सेंसेस होती है, जब पता होगा नहीं, आँख नाक कान जैसे हम देखते हैं, स्किन वगैरह, तो जो बाहरी रूप से हमसे मतलब कि बच्चा जो होता है अब ये स्टेज, सॉरी, ये इंद्रियों से ही हम इसमें सीखते हैं। पर ये कब होता है? जब बच्चा छोटा होता है। ये स्टेज का टाइम होता है बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, इनके टाइम पीरियड्स पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज का टाइम पीरियड कब होता है और स्टेज के अंदर बच्चा क्या क्या काम करता है। तो ये जो स्टेज है ना, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक अपनी मानसिक क्रियाएं अपनी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इन चीजों इनसे ही करते हैं, गामक क्रियाओं के द्वारा ही करता है। मतलब कि बच्चा जो है उसमें उसको ना तो भाषा का ज्ञान होता है कि वो ये नहीं बोल सकता मुझे भूख लगी है, ठीक है ना, कि बोल दिया भूख लगी है, तो भूख लगी है तो क्या करेगा? रोएगा, रो रो कर रिएक्ट करेगा कि मुझे भूख लगी है, ना कि मुंह से बोलेगा। रो रहा है तो क्या अपनी सेंसेस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब किसी चीज को चूसना, जैसे अब उसको ये, अब ये उसके स्कीमाज भी हैं। इसके अकॉर्डिंग जो ये उसकी एज है ना, ये इंद्रिय जनित जो स्टेज है सेंसरी मोटर, इसमें जो स्कीमा है वो ये है, रोना, चूसना, किसी चीज को देखना, समझने की कोशिश करना उसको, ठीक है ना। और इसमें बच्चे में भाषा का अभाव होता है, ये इसके सेंसेस, और भाषा का अभाव, बोल नहीं सकता है बच्चा। वो सिर्फ अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो क्या करेगा? उसको दिखा के, उसको शो करके कि मुझे ये खिलौना जो है टेडी है ये चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, वो चीजें वो दिखा के शो करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो मुंह से बोल देगा मुझे तो ये चाहिए, या भूख लगेगी तो मुझे खाना दो, मुझे पीना है, खाना खाना है। अभी उसमें इतनी ना तो उसका बौद्धिक विकास हुआ है ना, उसके सेंसेस अभी काम पूरा, मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो ढंग से काम कर रहा है, तो वो भूख लगने पर रोएगा, ठीक है ना। तो ये उसके सेंसेस से वो रिएक्ट करेगा, इसलिए इसे सेंसरी संज्ञान मतलब कि सेंसरी मोटर को बोला गया है। वो सभी काम जो है वो अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, वो सब किससे करता है? अपने इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के द्वारा करता है। वो जो कुछ भी कहना, वो समझिए ना, भूख लगी है तो रोना, और कुछ मांगना है तो उसको दिखाना, ठीक है ना, या कोई खाने पीने की चीजों को चूस, जैसे भूख लगी, बच्चे को भूख लगी होती है, कई बार उसके मुंह में आंगली डाल देते तो उंगली को ही चूसने लग जाता है, तो पता चलता है भाई ये तो भूखा है, बोलते नहीं कि भाई भूखा है इसको दूध पिलाओ। तो बच्चा इस तरह से शो करता है अपने बौद्धिक क्रियाओं को, ठीक है।
अब इस उम्र में जो बच्चा होता है उसके सामने उस चीज़ का मतलब कि वो चीज़ है, कोई चीज़ है, जब बच्चे के सामने है तब तक तो उसे पता होता है वो है, बच्चे के सामने वो चीज़ होती है, कोई वस्तु बच्चे के सामने होती है तभी तक उसे पता होता है कि चीज़ है, वरना उसके बाद वो गायब हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, डेढ़ दो, इसमें 2 साल एज बताई है, तो आप मान लो 1.5 साल के लगभग बच्चा, बच्चे के सामने अगर चीज़ है तो वो मानेगा, सामने वस्तु है तो मानेगा। अब उसी वस्तु को हम बोलेंगे चिड़िया ले गई, पीठ पीछे रख दिया, ठीक है ना, पीठ पीछे रख दिया या कहीं चादर के पीछे छुपा दिया, तो वो समझ जाएगा हाँ भाई कोई चिड़िया थी और वो उसे ले गई, ठीक है ना। पर जैसे जैसे फिर अब यही चीज पहले तो मान जाएगा, पर जैसे जैसे वो 2 साल की उम्र में आएगा, 2 वर्ष के पास आएगा, तो क्या होगा, अब आप बोलो कि चिड़िया ले गई या चादर के पीछे छुपा दो, तो वो मानेगा नहीं, वो आएगा और वो चादर को उठाएगा या उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। अब उसके समझ में ये थोड़ा आने लगा है वस्तु स्थायित्व का भाव, कि हाँ भाई ऐसे ले जाने से चिड़िया मतलब कि ऐसे पीछे रखने से चीज को, सामान जो उसका खिलौना है या कुछ भी, उसको चिड़िया चिड़िया नहीं ले गई है, ठीक है ना। तो ये बाद में जैसे वो 2 वर्ष के पास पास आता है ना, तो धीरे धीरे समझने लगता है, पहले नहीं समझता था, जन्म से लेके 2 वर्ष के बीच में वो काफी कुछ सीखता है ना, कि कैसे कैसे उसको एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो देख रहा है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये तो हो गई इंद्रजनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। अब हम सेकंड वाले को, सेकंड स्टेज को करते हैं। सेकंड बहुत इजी है, पहली ही थोड़ी सी अलग है, बाद में तो सेक पूर्व, अब आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, अब ये जो होती है इसकी टाइम पीरियड होता है 2 से लेके 7 वर्ष तक। ये जो होते हैं 2 से 7 वर्ष तक होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके दौरान बालकों में भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, बच्चे धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू, भाषा का विकास हो जाता है बच्चे में, भाषा विकास, ठीक है। और क्या, बच्चा जैसे कब, क्यों, क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बच्चा विचार करता है पर सोच तर्क नहीं करता, सिर्फ विचार, विचार उसके माइंड में आते हैं, विचार शुरू होते हैं, तर्क नहीं होता बच्चे में, तर्क नहीं, विचार शुरू हो जाते पर बच्चे में तर्क शुरू नहीं होता है, ठीक है ना। और जैसे कि अब आपको समझाते देखते हैं, अब जो बच्चा है शुरू के वर्षों में उसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा मतलब कि चीजें हैं उनको अच्छे से समझने, अब 2 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, अब जैसे जैसे आगे चलता है तो वो बाहर निकलता है, तो वो जैसे बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा समझना शुरू हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा मम्मी पापा, घर में सिर्फ अपने मम्मी पापा को देखता है, उसने देख लिया पापा है, भाई पापा पैंट शर्ट पहनते हैं, मम्मी है सलवार या सूट या साड़ी पहनती है, तो वो एक स्ट्रक्चर उसके माइंड में हो जाता है कि हाँ मम्मी के बाल बड़े हैं, मम्मी का स्ट्रक्चर ऐसा है, पापा ऐसा है, तो वो जितनी भी औरतें दिखेंगी ना सबको ही मम्मी बोलेगा, ठीक है ना, सभी औरतों को क्या बोलेगा, मम्मी। और जितने, सभी को मम्मी बोलेगा, सभी को, सभी औरतों को मम्मी बोलता है शुरू शुरू में। और जितने भी पुरुष होते हैं आदमी, उनको क्या बोलेगा, पापा, क्योंकि वो देखते ही सभी पापा है। अब वो गाय आ जाए या कुत्ता आ जाए, उन सबको क्या बोलेगा, डोगी आ गया, एक बार बता दिया तो डोगी। पर जैसे वो बड़ा होगा ना धीरे धीरे, तो वो समझेगा कि हाँ ये बुआ है, ये दादी है, ये नानी है, ये मौसी है, वो ये आंटी है, ये डिफरेंस करना सीख जाता है। ऐसे ही पापा में भी चाचा दादा बाबा का डिफरेंस सीख जाता है। और अब उसे ये भी समझ आने लग जाता है कि कुत्ता है, ये गाय है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें उसमें धीरे धीरे शुरुआत में समझ नहीं आती, पर बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो समझने लग जाता है। अब शुरू के वर्षों में बच्चे में सजीव और निर्जीव, अब ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है जीववाद, कई बार इसमें क्वेश्चन आया है जीववाद की अवस्था। अभी जीववाद क्या है, जीववाद जो है कि बच्चे को सजीव और निर्जीव में डिफरेंस समझ में आ जाता है, कि भाई जीववाद का मतलब हो जाता है कि बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि बच्चा भाई ये, पहले शुरू में क्या होता है कि वो सजीव और निर्जीव में से कोई फर्क नहीं समझ पाता था, ठीक है ना। पर अब इसी स्टेज में, स्टार्टिंग में नहीं समझता है, पर इसी स्टेज के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो समझ जाता है कि भाई पहले
कि कौन सी चीज़ें सजीव और कौन सी निर्जीव है। जैसे पहले अगर उसे चोट लगती है तो हम उस दरवाजे को या फर्श को मार कर, दरवाजे या फर्श को मार कर हम क्या कहेंगे, देखो इसे भी चोट लगी, ये भी रोने लग गया, रो रहा है, ठीक है ना। तो बच्चा चुप हो जाता है, सोचता हाँ मेरी तरह से भी चोट लगी है। अब कोई छोटी बच्ची है, उसकी गुड़िया है, तो वो सोचती है कि मेरी गुड़िया को भी सर्दी गर्मी लग रही है, भूख लगती है ना, मेरी गुड़िया को भी सर्दी या गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, तो उसको अपने साथ सुलाती है, ढक के उसको खाना खिलाती है। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, जीववाद में आ जाती है। इनमें है ना बच्चा धीरे धीरे समझने लग जाता है कि कैसे ये चीजें सब काम करती हैं, ठीक है। अब इसी स्टेज के अंदर, इसी स्टेज में एक कंडीशन हम की एक और भी कंडीशन आती है बच्चे में, जैसे जीववाद आ गया। अब जीववाद टर्म को याद कर लेना भाई, आत्म केंद्रित। बच्चा जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है, वो सोचता है कि हर कोई मेरे लिए है, ठीक है ना। बच्चा हर किसी को अपने लिए समझता है। जैसे वो सोचते हैं सूरज, मैं चलूंगा तो सूरज भी चल रहा है, ठीक है ना, सारा समाज, ये मम्मी पापा ये सिर्फ मेरे हैं। तो इस तरह से बच्चा आत्म केंद्रित होता है। पर जैसे जैसे बच्चा बाहर स्कूल में या अपने भाई बहनों के साथ या और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसका ये जो आत्म केंद्रित होने का है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, आत्म केंद्रित होना उसका कम हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, इस तरह से। अब ये दूसरा पॉइंट भी यूज करा था, एक था जीवा, दूसरा था आत्म केंद्रित। अब बच्चा जो होता है, अब बच्चे में जो अपलटावी गुणों की कमी होती है। अपलटावी क्या होते हैं भाई, अपलटावी गुणों से मतलब है कि बच्चा उलट के नहीं सोच सकता। अपलटावी, जैसे आपको बता दिया कि आपका स्कूल घर है, आपके घर से स्कूल की दूरी बता दिया भाई, बच्चे को अगर बता दीजिए घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, तो उसके दिमाग में ये तो जैसे कि आपके घर से जो है वो स्कूल 5 किलोमीटर है। मगर किसी ने उलट के पूछ लिया कि स्कूल से घर कितना दूर है, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी उसमें ये सोचने समझने की, इतनी तर्क करने की शक्ति विकसित नहीं हुई है कि वो उसको पलट के जवाब दे सके कि हाँ स्कूल से घर भी 5 ही किलोमीटर है, ठीक है ना। तो बच्चे में ये गुण अभी नहीं आए होते हैं। अगर बच्चे के सामने अगर दो बर्तन है, मान लो ये है और एक ये है, अब इनमें वही एक गिलास दूध डाल दिए, ये यहाँ पहुंच गया और इसकी क्वांटिटी है, और बच्चे से पूछा किसमें ज्यादा है, तो वो बताएगा इसमें ज्यादा है, ज्यादा, क्योंकि बच्चे में अभी इतना समझ नहीं आई है, बस उसको उसकी क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है ना, तो वो बोलेगा इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। ऐसे ही बच्चे के सामने अभी गोलियां हैं, ये ऐसे रख दी और एक, और ये गोलियां ऐसे रख दी, अब आप पूछो कौन सी ज्यादा है, तो वो इनको ज्यादा बताएगा, क्योंकि उसमें अभी इतना तर्क करने की शक्ति, उसकी एबिलिटीज अभी इतनी हुई नहीं है कि वो ये देख सके, ठीक है ना। अब जैसे ना ही उसको अभी दूरी के बारे में या ऊंचाई के बारे में नॉलेज होती है, तो ये सब चीजें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। पर जैसे जैसे वो स्टेज को पार करेगा ना, स्टार्टिंग में ये सब कमियां होती है, पर जैसे जैसे स्टेज को पार करेगा तो वो धीरे धीरे इनको समझना शुरू कर देता है। अब फिर धीरे धीरे उनमें ये गुण विकसित भी हो जाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होते, पर धीरे धीरे जब स्टेज को पार करता है तो ये सभी गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, जीन पियाजे ने देखा कि कौन से स्टेज में बच्चे में कौन से गुण आ रहे हैं। अब थर्ड स्टेज आ जाती है इसकी मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, मूल संज्ञात्मक यानी कॉन्क्रीट। अब इनको भी सीरियल वाइज और एजेस के साथ याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, ठीक है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट में क्या होती है, ये 7 से, इसका टाइम भी बहुत बार पूछा जाता है, 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। ये वस्तुओं के बीच समानता संबंध, अब जो हमने चीजें देखी थी, अब वो वस्तुओं में समानता, भाई कौन सी वस्तु में क्या सिमिलरिटीज है, क्या संबंध है। अब बच्चे के सामने पहले क्या था, बच्चा कुत्ते बिल्ली को डिफरेंस नहीं समझता था, पर अब उनके सामने कुत्ते और बिल्ली को खड़े कर दो तो वो क्या है, उन दोनों में अंतर सब आपको बता सकता है साफ साफ। दूरी, कि किसी चीज की कितनी कहाँ से दूरी है, ये सब चीजें वो बता सकता है, जिनको शुरू में नहीं समझता था अब उनके अच्छे से समझने लगा। उस स्टेज में वो नहीं समझता था, पर स्टेज के जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें इन सब चीजों को नहीं समझता था, ठीक है ना। पर अब वो जो पूर्ण संक्रियात्मक थी उसमें वो इन सब चीजों को नहीं समझता था। पर जैसे वो पूर्ण संक्रियात्मक खत्म होने लगे और मूर्त संक्रियात्मक की स्टार्टिंग आई, तब वो धीरे धीरे इन सब चीजों को समझना शुरू कर चुका है। तो अब इनमें वो डिफरेंस निकाल सकता है। अब उससे पूछा जाए कि तेरे स्कूल से घर कितना दूर है, घर से स्कूल कितना दूर है, तो वो जवाब दे सकता है। अब उसके सामने वही बर्तन रख दे तो क्लियरली बता सकता है कि किसमें कितना दूध ज्यादा है कम, तो कहेगा दोनों में बराबर है, ठीक है ना। अब ये सब चीजें वो समझने लगा है। अब वो मूर्त रूप से, मूर्त होता है आंखों के सामने, अब वो चीजों को सामने देखकर, जैसे उसके सामने एक कुत्ता एक बिल्ली खड़ा कर दी, सामने देखकर
उनको समझ सकता है, अच्छे से उनमें अंतर निकाल सकता है। अभी भी उसमें इतनी एबिलिटी तो नहीं आई है कि वो बिना देखे ही डिफरेंस निकाल दे, पर नहीं, उसके सामने देखकर वो उनमें अंतर बता सकता है, ठीक है ना, अंतर बता सकता है, सामने चीजों को देखकर वो उनको सोल्व कर सकता है। अब बच्चे को अगर आप बता दो भाई सजीव और निर्जीव बताओ, उसमें जीववाद वाले भी खत्म हो जाते हैं, वो बता सकता है कि ये सजीव चीजें हैं, ये सांस लेती है, ये सजीव नहीं, ये सांस नहीं लेती, खाना नहीं खाती, तो इस तरह से वो डिफरेंस निकाल सकता है, ठीक है ना। अब बच्चे में क्या है, धीरे धीरे चिंतन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बच्चा इस स्टेज में चिंतन स्टार्ट कर देता है, सोच, उसमें सिर्फ विचार आए थे उस एज में, सिर्फ जो पूर्व संक्रियात्मक है उसमें से बच्चे में विचार आते थे कि हाँ ये चीज ऐसे है बस, पर अब वो चीज ऐसे क्यों है उसके बारे में सोचना उसने शुरू कर दिया, तो चिंतन इसमें अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। अब वो क्रमबद्ध और तर्क संगत करता है ना, हवाई उड़ाने नहीं पड़ता, बस अपने दिमाग में इमेजिनेशन में नहीं सोचता। अब वो ये नहीं सोचता कि सूरज उसके साथ चल रहा है, अब ये सोचता है कि वो चल रहा है तो ये सूरज, मतलब कि सूरज वही है, बस बच्चा चल रहा है, ठीक है ना, वो खुद चल रहा है, उसके बाद में ये चीजें समझ आ जाती हैं। अब जैसे कि वो कौन सी वस्तु उससे कितनी दूर है, कोई हारी है, भारी है, हल्की है, ठीक है ना, अब इन सब चीजों को वो समझने लग जाता है। ये सब आ जाता है मूर्त संक्रिया में। मूर्त का मतलब होता है, एक तरह का टॉपिक समझने का तरीका बताती हूँ। मूर्त का मतलब मूर्ति, मूर्ति क्या, आप उस चीज को सामने देखते हो, ठीक है ना, कोई चीज आपके सामने है तभी, अब कोई स्टैचू है, कोई मूर्ति है, आप उसको देखोगे, यानी कि चीज को देख के दिमाग में धारणा बनाना, ये आता है मूर्त संक्रियात में, कि चीजों को देखता है, और ये अमूर्त से पहले आती है। अब जो फोर्थ स्टेज है वो है अमूर्त चिंतन, ठीक है ना। अब वो क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये मूर्त और अमूर्त में काफी दिक्कत हो जाती है भाई, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमें भी प्रॉब्लम आई थी, तो बस मैंने तो ऐसे ही बनाया था कि मूर्त यानी मूर्ति, यानी कि किसी चीज का सामने होना, ठीक है ना। और अमूर्त का मतलब होता है तो उस चीज का उसके सामने ना होना, अपने दिमाग में उसको पहले से समझ के बना लेना। फॉर्मल ऑपरेशन। अब आप ये समझिए, अब ये इसका एज पीरियड होता है 11 से 15 वर्ष। अब मूर्त में आ जाता है, जैसे कि बच्चे को पहले से, मूर्त में तो बच्चे के सामने चीजें रखी जाती है जब डिफरेंस बताते हैं, बट अब यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे को बता दिया कि एक त्रिभुज है एबीसी सॉरी, तो बच्चा तुरंत उसको बना लेगा कि हाँ भाई ये ट्रायंगल है एबीसी, दिमाग में, ऐसे नहीं ऐसे बनाएगा, उसके दिमाग में बन जाएगी हाँ ट्रायंगल है और एबीसी, और उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, समझ रहे हो ना। अमूर्त का मतलब होता है कि बच्चे के अब दिमाग में वो चीजें पूरी नॉलेज हो चुकी है, उसको इस, ठीक है ना, सारे संप्रत्य का उसमें विकास हो चुका है। अब उसकी जो भाषा है उसका भी विकास हो चुका है, पूरी तरह भाषा का विकास हो चुका है, सोचने तर्क करने, भाषा का विकास, तर्क करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, सोचने की, समस्याओं को सोल्व करना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना, मतलब कि हर तरह की जो वो मेंटल एबिलिटीज है वो उसकी कंप्लीट होती जा रही हैं, और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है, उनका पूरा विकास हो चुका है, विकसित हो रही है वो, ठीक है ना। इस इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे की सभी मेंटल एबिलिटीज का विकास हो जाता है, जैसे उसको कल्पना करना भी अच्छी तरह से आ जाता है, कल्पना शक्ति भी विकसित हो जाती है, विकल्पना शक्ति है, ठीक है ना। टीचर्स बोलेंगे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, तो बच्चा तुरंत से दिमाग में एक ट्रायंगल शेप बना लेगा, ए बी सी बोलेंगे, उसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, मान लेंगे एक 3 है, यहाँ एंगल है 60, तो ये सब चीजें वो समझ जाएगा, देखते माइंड में ही बना लेगा, ठीक है ना। जो जो ये सब चीजें इस अवस्था में नहीं थी, पर इस अवस्था में इन सब चीजों का विकास हो चुका है। अब वो अपनी कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति का अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब वो बार बार गलतियां नहीं करता, प्रयास और त्रुटि नहीं करता कि बार बार प्रयास करेगा और त्रुटि करेगा, नहीं, अब प्रयास त्रुटि ना करके डायरेक्टली एक बार में ही अच्छे से सोल्व कर लेगा समस्याओं को, ठीक है। प्रयास और त्रुटि की जगह अब उसकी जो बौद्धिक शक्तियां हैं ना वो विकसित हो चुकी है, वो काम कर रही हैं। अब वो किसी फॉर्मूले को कहीं सेट करना है, इस तरह से मतलब कि सभी काम करने लग जाता है। तो क्या, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है ना, तो वैसे वैसे उसका मेंटल एबिलिटीज, जो उसका बौद्धिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता है। और जीन पियाजे ने यही समझाने की कोशिश की है, बताया, जो जीन पियाजे ने यही बताया है कि कौन सी स्टेज में, जो वो प्री ऑपरेशनल सॉरी सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, या फॉर्मल ऑपरेशनल है, इनमें मतलब कि कौन सी स्टेज में कब बच्चे का कितना विकास हो रहा है, क्या क्या सीख रहा है बच्चा, ये सब बताया है। और इन्हीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मूर्त संक्रियात्मक की टाइम क्या है, पीरियड में बच्चे कितने की टाइम होती है, बच्चे में जैसे समानता दूरी है, ये इन सब चीजों के बारे में विकास हो जाता है, नहीं होता है,
ठीक है ना। बच्चे की कल्पना शक्ति जो सोचने की है, बच्चा इमेजिनेशन कर सकता है तो वो किस एज में कर सकता है। तो ये जो मैंने आपको समझाया इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं और 100% आते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से समझिएगा और एक किसी बुक में अच्छे से इनको और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे पहले जो पॉइंट्स बताए थे, जीववाद था, एसिमिलेशन था, एडप्टेशन था, ये सब चीज क्वेश्चन आते हैं। और जीन प्याजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, ये बच्चे ज्ञान के निर्माता हैं। इनसे भी इस चैप्टर से तो क्वेश्चन डेफिनेट आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर इस चैप्टर से कुछ बचता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।